12 अक्टूबर 2011 का वो ऐसा मनहूस दिन था जिसने मेरी हंसी और मेरी मासूमियत दोनों चीज़ छीन ली थी मेरे से। मैं तो 15 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग आर्मी में होने वाली थी। इस देश का जवान बनने वाला था। कहाँ तो रक्षक बनने वाला था कि मुझे उस अपराध में शामिल किया जिसमें फांसी की सज़ा। 24 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जितने शरीर को न जख्म दे सकते थे उन्होंने दिए। टेबल पे हाथ रखवाई और ये मेरे हाथों की चमड़ी तक उधेड़ दी। पिटाई करते ऐसे ऐसे बारीक बारीक कमच से पिटाई करते थे। फिर ये उंगली भी मोड़ते थे मेरी, ये पीछे मिला दी थी। 3 महीने में सूजन उतरी थी उंगली को। उन्होंने करंट लगाया, किसी दिन नाकों में पानी डाला, पैरों पे लाठी लग रही थी, नाक में कुछ सरप का कह सकता हूँ या जाग का पानी, तो मेरे नाक में उतार दिया पानी उन्होंने। थप्पड़ का दर्द, 1-2 थप्पड़ खाए थे मैंने टीचर से अपने, लेकिन 400-500 थप्पड़ रोज का खाना, जो कोई आ रहा वही मार रहा। जब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, फरस पे पड़ा था मैं, और मैं कहता था कि साहब आप मुझे गोली मार दो। आनंदम प्रणाम। आज का ये पॉडकास्ट है एक ऐसे शख्स के साथ जिनकी कहानी सुनकर ना केवल आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन आपको ये एहसास होगा कि व्यक्ति में अगर सब्र और संकल्प शक्ति है ना, तो उसके पास ब्रह्मा की शक्ति है। कहानी है आज से 12 साल पहले एक रात की। 18 साल का एक नौजवान बच्चा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। इल्जाम था 2 पुलिस कांस्टेबल्स की हत्या का। बिना किसी प्रूफ को उसको जेल ले जाया जाता है। बिना किसी सुनवाई के उसको रिमांड पे लिया जाता है। इस 18 साल के बच्चे को, जिसको जीवन का भी कुछ भी तजुर्बा नहीं है, तब उसको जितना आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और 2 साल 4 महीने 16 दिन वो जेल में रहने के बाद बेल पर जब आता है तो निर्णय लेता है लॉ की पढ़ाई करने का और खुद को इस फेक मर्डर केस से बाई इज्जत बरी करने का। कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है वो स्वयं उसकी रक्षा करता है। और यही साक्षात करके दिखाया है अमित चौधरी जी ने। आज इनके साथ इनकी सुपर इंस्पायरिंग कहानी तो सुनेंगे ही, साथ साथ बात करेंगे फॉल्स एक्यूजेशन केसेस पर, उनके सॉल्यूशंस पर, इंडियन जुडिशरी सिस्टम पर। स्वागत करते हैं करोड़ों लोगों के मार्गदर्शक एडवोकेट अमित चौधरी जी का आनंदम फॉर भारत में। सर जय हिंद। जय हिंद मैम, आपका धन्यवाद, आपने बुलाया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी पूरी टीम का सर आज सौभाग्य है कि आज आप प्रैक्टिस के बीच में से आज आप हमारे स्टूडियो आए हैं और हमारी पूरी टीम से आपने मुलाकात की है। सर आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने के लिए। सब कुछ सुनेंगे, बहुत बातें करेंगे। आज मुझे आपसे बहुत बातें करनी है, लेकिन आज पहले थोड़ा सा आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं कि कैसे थे छोटे अमित चौधरी, जब स्कूल जाते थे, जब पेरेंट्स के साथ खेलते थे, आज आसपास बच्चों से खेलते थे, कैसे थे, क्या पसंद थी आपकी? बचपन में मैं भी एक और बच्चों की तरह, मेरा भी जीवन खुशहाल जीवन चल रहा था जी। पढ़ाई में भी ठीक था, लेकिन जो बच्चा होता है उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है जो समाज गांव में आमतौर पर बच्चे नहीं सीख पाते। उस टाइम पे जो, यदि मैं आपसे अपनी क्लास का अनुभव शेयर करना चाहूँ तो मैं कहते हैं ना कि पहली सीट पर बैठना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता। आप लास्ट सीट पर बैठोगे तो भी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो क्लास में ना आगे बैठता था ना पीछे बैठता था, मैं तीसरी या चौथी लाइन में बैठता था और बोलता बहुत था मैं। क्वेश्चन करने की आदत थी टीचर से, एक मन में जिज्ञासा रहती थी कुछ मुझे जानने की। तो सिंगिंग का भी उस टाइम पे मुझे क्लास में कोई कल्चर प्रोग्राम होता था, कोई स्पीच होती थी, तो टीचर मेरा सबसे पहले नाम लिखते थे। अच्छा। तो ये बोलता था, लेकिन एक बचपन से एक सपने को लेकर मैं जीता भी था। मेरे से टीचर पूछते थे तुम क्या बनोगे, मैंने कहा मुझे इस देश का जवान बनना है, आर्मी में जाना है। एक तरह से मन में वो जुनून था जी। तो पढ़ने में अच्छा था और स्कूल की लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी। आस पड़ोस में मेरे दोस्त इतने नहीं रहे गाँव में, बिल्कुल खामोशी से अपने, जैसे कहते हैं ना कि काम से काम रखना, ऐसा जीवन रहा। हाँ, स्कूल में मेरे दोस्त थे, काफ़ी दोस्त थे, बोलता था सबसे। और एक चीज़ और होती थी जो मेरे से आज तक बोलते हैं सब, कि जो भी मेरे से मिला टीचर ये बोलते थे सभी कि हमें तुम में और बच्चों से कुछ अलग बात नजर, तुम्हारा हमें लगाव हो जाता है देखते ही। अच्छा। तो ये ऐसा बोलते थे। ये सब ईश्वर की देन है, इस बात का तो खैर मैं वो नहीं
वो नहीं मानूंगा, लेकिन एक अच्छा जीवन रहा बचपन में और उस सपने को लेकर जीता रहा जो मेरा टारगेट था। मेरे पिता किसान हैं और एक किसान अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसी वे मुझे शिक्षा दे सकते थे उन्होंने देने का प्रयास किया। तो आप एक साइलेंट बच्चे थे जो बहुत कम बोलते थे। हाँ, मैं कम बोलता था। जी। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ने लगी, थोड़ी समझदारी आने लगी, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि एज कम थी, जी। तो फिर बोलने लगा। समय के जी। अनुसार सब सीखता चला गया। जी सर, आज आपको पूरा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड इस केस के बाद से जानना शुरू किया है, जी क्योंकि पिछले साल ही 2023 में आप फाइनली बरी हुए जी और उसके बाद आपने अपनी कहानी, अपना मुकद्दर आपने खुद लिखा। बोलते हैं ना कि कुछ लोग इतिहास पढ़ते नहीं हैं, इतिहास रचते हैं। वैसे ही जब ये आपका केस हुआ तो एक ना मन में एक ही सवाल उठता है बस, जब आपकी कहानी कोई भी सुनता है, मैम, कि क्या हुआ था उस रात। मैं कहानी तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये आपके लिए कहानी हो सकती है, मेरे जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष रहा। जी सर। और एक चीज़ है कि उजाला होने से पहले अंधेरा खूब होता है, जी। कि उजाला होने से पहले अंधेरा खूब होता है और मुकद्दर जगने से पहले खूब रोता है। जी सर। तो मैं भी 12 साल तक खूब रोया। क्या हुआ था सर उस रात को? 12 अक्टूबर 2011 का वो ऐसा मनहूस दिन था जिसने मेरी हंसी और मेरी मासूमियत दोनों चीज़ छीन ली थी मेरे से। मैं कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। बड़ौद का दिगंबर जैन कॉलेज में मैं दिन में था और कई दिन से मेरी बहन का फ़ोन आया कि जैसे मिलने के लिए बुलाते हैं कि फिर तो तेरी नौकरी लग जाएगी, फिर तो तुझे समय नहीं मिलने का, एक बार मिल जाओ। तो पहले तो मैं टालता रहा कि आऊँगा, अभी कुछ मैं बीए फाइनल में आ चुका था, सेकंड ईयर में मेरे कुछ नंबर कम आए थे तो मैंने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा था। जी। तो 12 अक्टूबर 2011 को दिन में कॉलेज में था, बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में। अच्छा। घर भी मैं बता के आया अपने पिता से कि मैं आज जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता, जी। जाऊँगा तो मैं बता दूँगा आपको। जी। तो जब मैं गया तो मैं सारी प्रक्रिया अपनी वहाँ से कॉलेज की संपन्न की। उसके बाद मैं बड़ौद से ट्रेन जाती है, मैं शामली पहुँच जाता हूँ। जी। और जैसे ही उस गांव में 3 बस जाती है पूरे दिन में, उनका जो समय है वो भी निर्धारित है। शायद मैं अब तो मेरे याद नहीं, काफ़ी दिन पुरानी बात होगी कि समय क्या है उनका 10 बजे, लेकिन जो लास्ट बस मुझे मिली थी वो जो 4 से 5 बजे के बीच का समय अच्छा। था। और वो इसे आप किस्मत कहो या मेरा मुकद्दर कहो या मेरा समय खराब कहो, वो बस निकल चुकी थी। वो बस मैंने दौड़ के पकड़ी, काफ़ी दूर तक दौड़ा वो बस मैंने। वो अच्छा। बस भी पूरी फुल एक तरह से सवारियों से भरी हुई थी, ऊपर नीचे जैसे पहले ऊपर भी सवारी बैठती थी, छत पे बैठे हैं, कुछ गाड़ी में बैठे हैं। जी। वो बस मैं दौड़ कर पकड़ी। मुझे नहीं पता था कि वो जिस बस को मैं बैठने के लिए उसे पकड़ रहा हूँ वो मुझे 12 साल पीछे हटाएगी। जी। तो उस बस में सवार होता हूँ और उस गांव पहुँच जाता हूँ। वहाँ से शामली से वो गांव 20-22-23 किलोमीटर के आसपास है। गांव देहात से होकर वो बस जाती है, उसे जाने में भी समय लगा क्योंकि धीरे धीरे चलती है गाँव में। जी। कुछ ही घंटे मुझे उस गाँव में गए हुए थे और उस रात ऐसा हादसा हुआ, हादसा मालूम भी नहीं था क्या हुआ। वो उस गांव से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे एक थाना भवन की मस्तगढ़ पुलिया पड़ती है और उस गांव में 1 लाख का नामी चर्चित अपराधी था सुमित कैल, जिस पे यूपी सरकार से 1 लाख रुपए का नाम था। उसकी गांव में गैंगवार थी, दर्जनों उस पर मुकदमे दर्ज थे और उसके परिजन भी अन्य मामले में जो उसने पहले कोई केस किए होंगे उसमें पहले से मुजफ्फरनगर जेल में बंद थे। मतलब वो बड़ा चर्चित अपराधी था। गांव में उसकी कुर्की भी हुई थी। उसके उसके पिता भाई पहले से किसी मामले में बंद थे। उसकी गांव में जब गैंगवार थी तो उसने ये घटना कर दी, अपने गैंग के साथ साथियों के साथ मिलकर 2 पुलिस वालों पे हमला किया उसने 12 अक्टूबर 2011 को थाना भवन की मस्तगढ़ पुलिया पर। तो जिसमें हमारे कांस्टेबल शहीद हो गए और एक जो काफ़ी उपचार के बाद उनकी जान बची। दोनों की वो राइफलें भी लूट कर फरार हो गया। अच्छा। घटना करने वाले वे कुछ ही लोग थे, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ, अज्ञात का मुकदमा था, ये नामदर्ज मुकदमा था। घटना का एकमात्र जो स्टार विटनेस था हमारा कांस्टेबल, उससे किसी ने बयान भी नहीं लिया। अच्छा। तो 12 अक्टूबर को जैसे ये घटना हुई, मैं भी अपनी बहन के वहाँ पे गाँव में गया हुआ था। अच्छा। अब मान लीजिए मैं आपके पास बैठा हूँ, मेरी लोकेशन आपके पास आएगी, घटनास्थल की तो नहीं आने की। तो वो लोकेशन का आधार बनाया कि एक बाहर का व्यक्ति भी आया हुआ था। वो गांव छोटा सा गांव है, कोई खानदान कोई घर ऐसा नहीं बचा जिस पे मुकदमा न लगा। 17 आदमी बहुत बैठते हैं।
जी 17 आदमी पुलिस वाले को नहीं मारते, 17 आदमी, और उस पुलिस वाले का नाम ले रहे हो जो समाज की रक्षा कर रहा हो। कोई किसी को क्यों मारेगा? सही कोई बात तो है। उद्देश्य हो ना किसी का मारने का। मैं तो 15 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग आर्मी में होने वाली थी, इस देश का जवान बनने वाला था, कहाँ तो रक्षक बनने वाला था कि मुझे उस अपराध में शामिल किया जिसमें फांसी की सजा। आपने देखा ही नहीं कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले कि ये था या नहीं था, या उस सिपाही से भी नहीं पूछा जो घायल कांस्टेबल है कि एक बार शिनाख्त कराओ कि ये बच्चा था या नहीं था। तो आए बस नाम उठा, और 12 अक्टूबर से मैं फिर अपने गांव में आ गया। घटना जब हुई उस दिन नहीं उठाया मुझे, अच्छा, उस दिन नहीं उस उठाया? दिन नहीं उठाया। अच्छा तो 12 अक्टूबर से मैं अपने अगले दिन गांव लौट आया। जी। नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, सिस्टर के घर 13 में। अक्टूबर को आप गांव से अपने घर मेरठ आ गए थे? 12 अक्टूबर 2011 की को मैं अपनी सिस्टर के गया, जी अगले दिन मैं अपने गांव लौट आया। जी ठीक है। नॉर्मल फिर ऐसी जिंदगी चल रही थी जैसे मिल के आया था। जी मुझे ये नहीं पता था कि 12 दिन बाद इतना उथल पुथल जिंदगी में होगा कि जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी। जी। 100-200 लोग उठाए, अच्छा, उस उस गांव गांव के? के 100-200 लोग जी जो संपन्न व्यवस्था से थे, जिनका जो एक समृद्ध परिवार से थे, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। तो जो आप उठाने और छोड़ने के बीच में क्या व्यवस्था होती है वो भली बात ही जानती है। जी। उठाए और भी लोग थे इसमें, तो उनमें से जिनके यहाँ मेरी बहन थी वे भी उठाई। अच्छा। उनमें से वे उनमें से कुछ तो वे पैसे लेकर छोड़ दिए। मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूँ इस बात को। जी। मेरे पास भी काश पैसे होते हम्म। तो मैं भी 12 साल सफर न करता। जी तो उनमें से एक जो है, उनमें से पकड़े रखा काफी, मतलब गांव के सारे लोग जो उठा रखे थे उन्होंने पकड़ लिए। टोटल आदमी हो गए 17 आदमी। कैसे हुए? 2 आदमी जो उस बदमाश के पिता और भाई पहले से बंद थे। 15 आदमी पर मुकदमा लगा, 2 पे जेल की 120 भी। घटना के षड्यंत्र जेल से बनाया गया, वो ऐसी कड़ी जोड़ी उन्होंने सबको लपेटने के लिए। जेल से योजना बनी, उसकी भाभी वहां पे गई, फिर बाहर आकर उसकी माँ ने पंचायत करी, वे लोग इस पंचायत में शामिल हुए और ये अंजाम अमित को देने बुलाया गया। ऐसी पूरी पटकथा लिख दी झूठ की, पूरी स्टोरी बना के कि मैं समझ में ही नहीं आ रहा था क्या। एक उन्होंने लाइन लिखी थी, मेरे याद आ रहा कि पूछताछ के दौरान अमित ने ये बताया कि मैंने उसकी माँ को अपने दम पर प्रधान बना। अरे जो बच्चा 18 साल का हो, जिसमें खुद दम ना हो, जो जवान जेल में हुआ, मेरे से कौन आदमी डरता था? या मैं बदमाश था, या मैं कोई ऐसी कोई घटना मैंने कर रखी थी जिससे उस गांव में दहशत होती? अपनी बहन के गांव में कौन कौन नहीं जाता? मेरा उस परिवार से मतलब था, उस गांव से मतलब नहीं था मेरा। जी जी। और कोई नहीं जानता था मुझे उस गांव में। तो ऐसी मन गढ़ंत उन्होंने जो ये कहानी बनाई। और वो जब मैं अपने गांव में था तो मेरी बहन का फोन आता है 24 अक्टूबर को अच्छा। कि ये कह रहे हैं कि एक लड़का बाहर का भी था उस दिन और गांव में पुलिस आने लग गई। मैं पुलिस क्यों आ रही? अब यहाँ पे भी जो फोन आपके पास आया? मेरे पिता के पास, आपके पापा के पास आया? मेरे पिता, एक ही फोन था दोनों के जी पास ही, आप समझ सकते हो। जी मैंने बात करी, उन्होंने जी करी। जी। तो हमें ये बात सुनकर घबराए। हम्म। मैंने कहा वहाँ का ऐसा तो कुछ नहीं है पापा। तो कोई भी पिता अपने बेटे को ऐसे ही नहीं कि पुलिस आएगी अगर ले जाओ पकड़ के से। तो उन सूचना आना तय भी था, क्योंकि वे सब लोग उठाए हुए थे और वे मुझे पूछ रहे थे वहाँ पे। और मैं वास्तव में सच बता रहा हूँ कि मैं उस घर में था, घटनास्थल पर नहीं था। घटनास्थल की मेरी लोकेशन भी नहीं है। अच्छा। जब मैं आपको भी कह रहा हूँ कि मैं आपके पास बैठा हूँ तो लोकेशन आपके पास आएगी। गाँव में गया, इस बात को मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन घटना में क्या मेरा उद्देश्य हो, या मैं उस बदमाश को जानता हूँ, या मैं घटना स्थल पर हूँ, या जिस पुलिस वाले का गोली लगी आप उससे पूछो वो था या नहीं था, उससे बयान लिया किसने? उठाए। और 24 अक्टूबर को सबसे पहले मेरे पिता ने, जब हमें जानकारी मिली पुलिस आने लग रही है, एक गांव के परिवार के थे हमारे, उनके घर पे मुझे सुला दिया। लेकिन आप सोच कर देखो कि जब ये पता लगे पुलिस आने लग रही हो, नींद आ जाएगी? नहीं आएगी। मेरे पिता का 5 दिन पहले आँख का ऑपरेशन हुआ था, और वो ऑपरेशन हमने हरियाणा में एक मधुबन है, सैफ अली खान जी कैंप लगवाते, वो ऑपरेशन में लेंस हमने डलवाया था, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। 5 दिन उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ था, उनकी आँख पे एक पट्टी भी लगी थी। आए मेरे पिता को, मेरी बुजुर्ग माँ है, घर में 2 ही लोग रहते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने घर में पुलिस इतनी आई कि उन्होंने तांडव मचाया, पूरा खाट तोड़ना। आते ही? आते ही कुछ अच्छा। नहीं पता था उन्हें, मेरा हुलिया नहीं पता था, मेरी उम्र नहीं पता था, मेरा फेस नहीं पता, कुछ नहीं पता। सबसे पहले तो तांडव मचाया और सारी खाट तोड़ दी। जो गांव में चूल्हा होता है वो चूल्हा तोड़ दिया। सारे संदूक के कपड़े निकाल के बाहर फेंक दी। सारी ऊपर की जो एक कमरे में स्थान, सब मामला तहस नहस कर दिया। फिर मेरी माँ को उन्होंने देखा कि ये बुजुर्ग महिला घबराई हुई है, कभी इसके कुछ हो जाए।
तो जैसे भी मेरे पिता को ले जाने लगे तो कोई भी औरत हो वो पूछेगी तो ज़रूर क्यों ले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी माता जी से, बुढ़िया क्या नाम, तो प्रधान के पास हम लेकर जा रहे हैं, घबरा मत, छोड़ देंगे। ले गए उठा के। मैं जिस परिवार कुंड में मुझे मेरे पिता ने सुलाया हुआ था, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। तो मैं सुबह का 4 बजे था और मेरे पिता ने ये बताया मुझे कि सबसे ज़्यादा मेरे पिता की वही आँख उन्होंने गाड़ी में बैठ कर दबाई जिसका ऑपरेशन हुआ था। Oh my God. मेरे पिता के उन्होंने ऐसे यातनाएं दी गाड़ी में बैठा के। मेरे पिता के एक बाप बेटे के बीच में जो मर्यादा होती है कभी शेयर नहीं की, कभी कभी रुक रुक कर आज भी 12 साल बाद एक एक बात बताते हैं मुझे कि हमें 2 आदमी, तो उनके मेरे चेहरे भी याद है लेकिन मैं पहचान जाता हूँ एक एक चेहरे को, क्योंकि मैं उनके बीच में 13 दिन रहा। मेरे पिता कुछ घंटे रहे उनके बीच में। तो उन्होंने बताया कि वे 2 आदमी ऐसे थे, उन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा। कहा आपने बताया नहीं मुझे कभी भी, तो बता भी देते तो मैं क्या करता। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ये चीज़ पूछने की कोशिश कर रहा था कि मानवता की जो वे सारी हदें पार कर सकते थे वो उन्होंने की। फिर मैं गांव से कैसे भागता, मेरे पिता को उठा के ले गए। मैं कोई क्रिमिनल नहीं था। पेट में दर्द मैंने 2 कंडीशन में फील किया, एक तो बुखार में पेट में दर्द हुआ आदमी का, और एक दहशत में होता है जी। मेरा दहशत वाला पेट में दर्द था। और मेरे से गाँव भी पार नहीं हो रहा था। एक दुबला पतला बच्चा जिसे कुछ मतलब एक तरह से सही से ज्ञान भी ना हुआ उस दिन दुनिया का, वो किससे जान बचाता भाग रहा, पुलिस से। गांव के एक आदमी ने 100 रुपये दिए और मेरे कुछ भी जब समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं अपराधी नहीं था ना, मेरा आपराधिक माइंड था। मैं सीधे स्वभाव में अपनी दादी के गांव पहुंच जाता हूं जहाँ की मेरी दादी थी, मेरे गांव से कुछ ही दूर, क्योंकि वहाँ रह के मैंने परीक्षा दी थी BA सेकेंड ईयर की जी। कुछ ही घंटे मुझे वहाँ 24 अक्टूबर 2011 का दिन था, बैठे हुए थे, तभी वहाँ अचानक से इतनी पुलिस फोर्स आती है, इतनी पुलिस फोर्स आती है कि उन्हें मेरी जानकारी थी कि मैं अमित हूँ। वो पूरा घर उन्होंने घेर लिया, सब 47 से लेस और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। और सबसे पहला वाक्य वो मेरे से ही पूछते हैं। तो उस घर में एक बुजुर्ग अम्मा थी, वे कहती है कि अमित ने कुछ नहीं किया, अमित निर्दोष है, अमित ऐसा लड़का नहीं है। तो मेरे से पूछते हैं वे आके, जो काफ़ी टीम भी थी STF क्राइम ब्रांच पुलिस, बेटे अमित कहाँ है, मेरे से ही क्वेश्चन किया। तो शुरुआत में तो मैं बोल नहीं पाया, क्योंकि आपके सामने जब बिना किसी अपराध के आपको पकड़ने आए हो, और पुलिस का तो नाम सुनते ही बचपन में एक बच्चे को आप ये बता दो कि भाई पुलिस आने वाली हो रही, कि 2 दिन तक तो ऐसे दहशत हो जाती है। तो मैं भी नहीं बोल पाया था उनके सामने। फिर पूछा अमित कहाँ है, मगर साहब मैं ही अमित हूँ, मेरे ये लफ्ज़ थे। ऊपर जो छत पे वे 47 लेकर खड़े थे, उन्होंने झुका लिया वे सब हथियार। आपको उस समय ये नहीं लगा कि बच जाऊं मैं और किसी और का नाम ले दूं? ऐसा नहीं हुआ? बताया ना, जो मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता, जो दिमाग में आया वही बोला मैंने। चंचलता वाला मन नहीं था कि मैं किसी और का नाम ले दूं या किसी को फंसा दूं, या मेरी ऐसी नेचर है, वो कभी नहीं है ना, मैं कभी किसी से ईर्ष्या रखता। तो ये चीज़ें हुई तो कहने लगे, मैंने कहा जी मैं ही अमित हूँ। तो सब ने ऐसे मत्थे में हाथ मारा अपने, तो ये बोले कि कहीं कहीं जिलों की पुलिस तेरे पीछे लगी है, ये तो हमारे बच्चों से भी छोटा। मेरे पीछे पुलिस क्यों आई, मेरा गांव चर्चित गांव है, बागपत में किरठल गांव में घटना सिपाही हत्याकांड, गांव चर्चित, और जिस गांव में गया वो गांव चर्चित। उन्हें मेरी उम्र का नहीं पता, मेरी नेचर का नहीं पता, मेरा फोटो उनके पास नहीं, मेरी एजुकेशन का नहीं पता, मेरे परिवार की हिस्ट्री नहीं पता। बस एक बाहर का आदमी आया था, इसी बेस पे उठा लिया। आप अपनी वाहवाही के चक्कर में कि आप केस जल्दी जल्दी खोल दो, उठा लिया। एक ने ऐसे हाथ पकड़ा, एक ने इधर से हाथ पकड़ा, और एक ने पैंट मार डाल दिया पीछे, पैंट में ऐसे पकड़ लेते हैं पीछे से। उस बुलेरो गाड़ी में बैठा लिया मुझे, और बैठते ही किधर से कोई ऐसे चूंटने लगा, कोई ऐसे चूंटने लगा, कोई पीछे से मारने लगा। 2 पीछे जो बुलेरो वाली सीट होती है गाड़ी, सिर्फ एक ही सवाल किया कि राइफल कहाँ है, राइफल कहाँ है? हाँ वो लूटी हुई। मैंने कहा साहब मुझे नहीं पता, कुछ गाँव में गया था? मैं कहा हाँ जी गया था। अब या तो उन पर प्रेशर कह लो, या वे अपना उनका रूटीन ऐसा ही होगा मार पिटाई का। तो उस बीच में उन्होंने तमाम अधिकारियों को सूचना दी कि साहब अमित मिल गया, अमित मिल गया। जैसे अमित पता नहीं कितना बड़ा आतंकवादी पकड़ा उन्होंने। तो उधर से आवाज़ में भी सुन रहा था बैठ के, मैं कुछ नहीं बोला। एक एक दृश्य आज भी मेरे कान में, किस अधिकारी का फ़ोन आ, किसका क्या नाम है, क्या किसने किया, वो सब मेरी आंखों के सामने आज भी तैरता है। वो सीन मेरी मासूमियत के एक तरह से आप कातिल समझो ना, मेरे बचपन का उन्होंने जो वो सब कुछ छीनना, हंसी मासूमियत।
तो उन्होंने कहा कि साहब अमित मिल गया। उसके बाद उधर से आवाज़ आती है कि हमारे एक जैसे किसी को उठाने की प्रक्रिया होती है किसी गैर जनपद में, तो लोकल थाने में आमन दर्ज करानी पड़ती है पहले। कोई आमन दर्ज नहीं थी, तो उनके पीछे बागपत पुलिस को सूचना मिली। बागपत पुलिस ने उनका पीछा किया। उन्होंने कहा साहब बागपत पुलिस अमित हमारा पीछा कर रही है। तो उन्होंने कहा कि नहर से लेकर आओ, नहर की पटरी से, फिर वे उस जिले में घुस जाएंगे जहाँ का केस है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, भी नहर से लेकर मुझे उस जिले में चले गए। फिर उधर से आवाज़ आई कि यहाँ मत लेकर आओ, यहाँ पे मीडिया है। अच्छा। कुछ ही देर मुझे उस थाने में रखा गया। अब इंस्पेक्टर साहब की बात सुनो आप, जो उस टाइम पे वहाँ के तत्कालीन SHO थे, मुझसे कह रहे अमित कहाँ है। जो सवाल उस घर में हुआ था जहाँ से उठाया, अमित कहाँ है, वही सवाल उन्होंने किया जो वहाँ के तत्कालीन SHO थे। तो उन्होंने कहा अमित ही है। तो बोले इन करे तो कुछ ऐसी नहीं कि पुलिस में सभी लोग बुरे होते हैं, कुछ मदद तो करना चाहते थे, लेकिन परिसर इतना था कि उन्हें गुस्सा ही अख्तियार करना पड़ा अपना। तो उसके बाद कुछ अधिकारी आए, पूछताछ हुई, जो उनके सारे में समझ रहा था। तो एक अधिकारी का मुझे शब्द याद है, उन्होंने कहा कि कूटो सालों को जब तक ना बताए कुछ। तो कूटने की जो प्रक्रिया चली, मेरी कोई अरेस्टिंग नहीं दिखाई इन्होंने। अवैध तरीके से 13-14 दिन तक मुझे रखा। फिर मुझे मुजफ्फरनगर लेकर रात में ही रवाना हो गए, जहाँ मेरे पिता को बैठाया हुआ था कुछ घंटे पहले का। तो मुजफ्फरनगर का वो सिविल लाइन थाना था, और लगभग 11:30-12 बजे का समय था जब ये मुझे लेकर पहुँचे। 2-3 पुलिस की टीम थी, और सिविल लाइन के जो बराबर में ऑफिस था, क्राइम ब्रांच का ऑफिस था, वहाँ पे मेरे पिता एक थोड़ी सी हल्की सी सर्दी हुई थी, कंबल ओढ़ रहे थे, जैसे गांव के आदमी को, बुजुर्ग आदमी को सर्दी लगती है। और बस वे मेरे मुंह पे को ऐसे हाथ फेर के गए थे लास्ट टाइम, जो उस अमित के मुंह पे हाथ फेर के गए थे जिस अमित की 24 अक्टूबर को हड्डी भी सलामत थी, शरीर भी सही था, सब कुछ ठीक था। और ऐसे हाथ तक वो हाथ फेर के एक बेबसी लेके लौट के थे वहाँ से। अपने पिता को वहाँ बैठे हुए देखकर कैसा लग रहा था? बहुत दुख हो रहा था, किसी भी औलाद के लिए, किसी भी बहुत बच्चे दुख हो रहा था। ये हो रहा था कि मैंने न दिया क्या, टॉर्चर, अपमान, ये मन में पीड़ा थी। तूने क्या दिया, क्या देना चाहता था, और ये क्या हुआ। मैंने नहीं दिया। वो समय परिस्थिति ऐसी आई कि मैं जिस अपराध में मैं शामिल ही नहीं था, उसमें मुझे वहाँ खड़ा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मेरे आसपास घटा। मेरे पिता को समझ नहीं आ रहा था। वे सारे लफ्ज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या उन्होंने जेल तक जाकर बोला मुझे, क्या मैं उनसे शेयर करता था। तो वे बेबसी लेकर अपनी लौट गए। और एक बच्चे को पुलिस हिरासत में 18 साल 18 दिन जिसकी उम्र हो, और इतने सीधे बेचारे एक फैक्स भी नहीं कर पाए कि हमारा बच्चा उठा रखा। इतनी दहशत उनके अंदर कर दी कि 13 दिन तक उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि वो अमित किस हाल में है। 25 अक्टूबर की जो सुबह थी वो कोई नॉर्मल सुबह नहीं थी। उस हवालात से बाहर निकाला गया, और 24 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जितने शरीर को उन्हें जख्म दे सकते थे उन्होंने दिए। 24 अक्टूबर को उन्होंने एक टेबल पर हाथ रखवाई, और ये मेरे हाथों की चमड़ी तक उधेड़ दी, पिटाई करते, ऐसे ऐसे बारीक बारीक कमच से पिटाई करते थे। फिर ये उंगली भी मोड़ते थे मेरी, ये पीछे मिला दी थी। 3 महीने में सूजन उतरी थी उंगली की। एक उंगली तो मेरी आज भी टूटी हुई है, इस उंगली में सबसे ज़्यादा दर्द हुआ था। ये आपको गैप दिखाई दे रहा होगा। ये 25 तारीख की सुबह से होना शुरू हो गया 25 तारीख की सुबह से, जो 24 में अमित हंसता खेलता, जो मजबूत इस देश का जवान बनने वाला था, जो उसका शरीर था, वो सब जख्म में तब्दील हो गया था। सुबह ही टॉर्चर शुरू हुआ। और क्या हुआ? सारी एक टॉर्चर एक दिन नहीं हुआ, 13 दिन तक हुआ। हर रोज वो टॉर्चर का अध्याय आता था। किसी दिन उन्होंने करंट लगाया, किसी दिन नाकों में पानी डाला। तो मुझे लेकिन डेट याद नहीं है किस डेट में कौन सा टॉर्चर सारे याद है क्या क्या किया। सबसे पहले दिन जब मैं गया तो एक तो उन्होंने मेरी ऐसे पिटाई करी और मेरे हाथों की खाल भी उतर गई। उसके बाद उसी दिन उन्होंने एक फर्श था, उनका टॉर्चर रूम था जो, और मुझे ऐसे दीवार के लगा दिया। जैसे फिल्मों में जो 3rd डिग्री में देखा था कि 3rd डिग्री होती क्या है, वो अपने शरीर पर महसूस कर रहा था। 18 साल 18 दिन की उम्र में उन्होंने मेरी पैंट निकाल ली, और ये पैर होते हैं ये ऐसे खोल दिए जैसे हाथ स्ट्रेट हो जाते हैं। और सिर्फ हाथ पैर ये खोले ही नहीं, इन पे एक बहुत हेल्दी से अफसर थे, उन्होंने दबाव भी दिया ऐसे पूरा, मतलब मेरी चीख निकल गई थी। और यहाँ से एक आवाज़ आई जो आज भी आती है। मैं जितनी बार पैर उठाऊंगा तो दूर तक आवाज़ आती है, हड्डी की दोनों। मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता इन पैरों से। तो उन्होंने पैर खोल दिए, वजन वो कराई। फिर अगले दिन उन्होंने पैर बांध दिए, पैर में डंडा दिया, पैर के तलवे ऐसे कर दिए, उस पर पूरी जितना वे टॉर्चर कर सकते थे किया।
फिर एक दिन ऐसा टॉर्चर का समय आया कि एक चेयर होती है उनकी, उस चेयर में बैठने का आदमी ऐसे फिट हो जाता है कि वो हिल नहीं सकता, जी। गर्दन उसकी ऐसे हो जाती है और ये हिस्सा नीचे को जाता है, पैर ऊपर को हो जाते हैं। पैरों पे लाठी लग रही थी, नाक में को सरप का कह सकता हूँ या जाग का पानी, वो मेरे नाक में को उतार दिया पानी उन्होंने। और आज भी इस फेस पे मेरे सूजन आ जाती है, कभी माइंड पे, यहाँ की पिटाई का असर, नाक में को पानी का असर सीधा माइंड पे होता है। जी। टॉर्चर दिया, हालत ऐसी जख्म में तब्दील कर दी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाते। 24 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये सब टॉर्चर चलता रहा। एक दिन ऐसे मेरे कान ऐसे करते थे, वे पीछे से आके ऐसे करते थे, मुझे आज भी वो चीज़ याद है। थप्पड़ का दर्द, 1-2 थप्पड़ खाए थे मैंने टीचर से अपने, लेकिन 400-500 थप्पड़ रोज का खाना, जो कोई आ रहा वही मार रहा। ऐसा लगता था थप्पड़ में भी दर्द होता है, जैसे टीचर के 1-2 थप्पड़ में दर्द नहीं होता था। ऐसा लगता था कि ये चाटा लग गया तो पर्दा फट जाएगा कान का, इतने तेज चाटे दर्द होता था, मतलब चेहरे पे इतने चाटे मारते थे वे। कोई अंगूठी पहन रहा तो अंगूठी के साथ ही मारते थे। मेरी शर्ट भी उन्होंने फाड़ दी थी गुस्से में आके, चप्पल भी छीन ली थी। बहुत 13 दिन मुझे नहाए हो गए थे। हर रोज़ वो हर रोज़ वो टॉर्चर होता था। और एक दिन तो ऐसा हुआ जब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मेरे पैर उन्होंने ऐसे कर दिए जैसे ऊँट के पैर होते हैं, नीचे से जब खून मांस पे बिल्कुल पिटाई हो गए, तो फिर दौड़ने के लिए बोलते हैं। तो जब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, फर्श पे पड़ा था मैं, और मैं कह रहा था कि साहब आप मुझे गोली मार दो। तो आदमी ये सोचता है कि सबसे ज़्यादा प्यार आदमी खुद से करे। मैंने जब वहाँ फर्श पे लेटे हुए यही महसूस करा। अगर मैं अपनी मौत की भीख मांग रहा था तो वो कोई आम शब्द नहीं थे। तो सबसे ज़्यादा प्यार आदमी खुद से करे, किसी से नहीं करता, मेरा यही मानना है। ये टॉर्चर हुआ, फिर एक प्रक्रिया होती है। टॉर्चर होने के बाद जिस आदमी ने एक आदमी को लाई हुए पकड़ के, और इतने लोग इकट्ठे कर रखे थे, वो कहीं से उन्होंने हथियार बरामद किए एक आदमी से। उसे कह रहे कि, और मैंने उसे एक लफ्ज़ भी बोला जो आदमी आया था, मैं कहा 12 दिन से हम पिट रहे हैं, तो कौन है भाई, अगर तू पहला आता तो हमारी पिटाई ना होती। तो जब वो आदमी पकड़ा गया, उसे सम्मान से बात करी, उस आदमी के साथ जी लगा के बात करी, विडम्बना देखिए। हल्की सी चादर भी ओढ़ रहा था वो आदमी, और उसे जी लगा के बात कर रहे थे, और जिसका कोई दोष नहीं था। आपने के सामने एक टॉर्चर का मैं एक बात उनकी उल्लेख किया। फिर 2 टॉर्चर और बोल रहे थे कि हम पेट्रोल का एक रुई होती है, उसे आदमी के प्राइवेट पार्ट पे लगाया जाता है। तो वो तो नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर वो पेट्रोल का वो लगाया तो शायद इसकी जान चली जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उसमें। जैसे मैंने सुना था, और आदमी के किसी का लगाते होंगे, बताते कि उसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है आदमी को। तो ये चीज़ें उन्होंने की, और जितना वे मानवता की हदें पार कर सकते थे सब कुछ किया। फिर जो एक प्रक्रिया होती है, उसी थाने में हमें जाना था। 4 नवंबर को उन्होंने एक उठा रखा था मुझे 24 तारीख में, और उन्होंने एक पटकथा फिर से तैयार करी कि हम नहर से जा रहे थे, गन्ने के खेत से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी, और पुलिस टीम को देख कर अमित ने फायर झोंक दिया। पुलिस टीम बाल बाल बच गई। हमने 3 तारीख को अमित को अरेस्ट कर लिया और 4 तारीख को जेल भेज दिया। आप सोच कर देखो, जिसे 24 अक्टूबर से उठा रखा हो, 4 नवंबर को जेल भेज जाओ, जिस पे सिपाही हत्याकांड का आरोप हो, तो वे दोबारा कैसे बच गए? मेरा निशाना दोबारा कैसे चौंक गया कि वे बाल बाल बच गए? और मैं घटना जहाँ हुई 12 दिन तक मैं उसी जगह छिपकर बैठा रहा जहाँ डॉग स्क्वाड की टीम, पूरा अधिकारी प्रशासनिक अमला कैंप कर रहे थे। 12 दिन बाद ही मुझे घटना स्थल से उसी बराबर वाले गन्ने के खेत से अरेस्ट कर लिया। मुझे कोई डर दहशत बीच में, मुझे ना तो मुझे खाना भी चाहिए था, या मैं कोई पेशेवर क्रिमिनल था। मैं 12 दिन तक उसी में छुपा बैठा रहा। तो एक केस और लगा दिया फर्जी। सच्चाई ये थी, तमाम न्यूज़पेपर में निकला था कि 24 अक्टूबर में उस गांव का व्यक्ति उठाया हुआ है, पूछताछ जारी, हिरासत में लिया हुआ है। कोई न्यूज़पेपर नहीं बचा। लेकिन वे पता नहीं कौन सी उनकी मुठभेड़ हुई, कौन सी उन पर हमले हुए, कौन सी में बाल बाल बचे। उठाया तो फिर हमें 3 तारीख को वहाँ के कुछ पुलिस वाले लेने आते हैं, क्योंकि अगले दिन हमारा चालान करना था, जेल भेजने थे जी। वो जो रात थी, वो 12 दिन से भी कठिन रात थी, और वो अगला दिन भी। आप सोच के, आप कल्पना करके देखो कि जिस थाने का कांस्टेबल शहीद हुआ हो और उस थाने में वो रात बीतनी हो, जी। वो कैसी रात रही हो।
हमें ले जाया गया उस गाड़ी में, पुलिस जीप में भी सवार होकर आए और गंदी गंदी गालियाँ भी देते थे। ले ले जाकर उस हवालात में बैठा दिया। तो हमें वहाँ पे सोने नहीं दिया उस रात, 3 नवंबर की रात। एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी। उस कांस्टेबल का मैं नाम भी लेना चाहूँगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उनका जी। नाम था सूर्यपाल जी। मैं जी। फिर भी जी लगा के बात करता हूँ। उन्होंने अपना कर्म करा, मैंने अपना कर्म करा। लेकिन एक सच्चाई पता लगनी चाहिए कि अगर उनके बच्चे भी सुने, कि उन्हें ये पता लगना चाहिए कि तुम्हारे पिता ने किस ईमानदारी से नौकरी करी, जी। कितनी वे जायज़ती करते थे। जी। तो जैसे ही उस हवालात में कोने में बैठे तो इधर को बुलाया सबको, हम्म। और अगर ऐसे भी आंख लगी तो लाठी का और डंडे का यहाँ था छाती पे, और आंखों पे बैटरी की टॉर्च की लाइट मारता था और गाली देते थे। पूरी रात गाली दी उस आदमी ने, पूरी रात। हम्म। इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। कभी मेरी माँ के बारे में अपशब्द बोले, जितनी वे जायज़ती कर सकते थे सब गाली दी उन्होंने। उनके फिर सुबह ही हुई, एक डोजियर तैयार होता है। पूरी रात के पहले ही वहाँ से हालत ख़राब हो गई थी। उस रात 3 नवंबर की रात तो नहीं पिटे, जो जेल भेजने वाला दिन था, 4 नवंबर 2011। यदि मैं आज ये बात करता हूँ, घुटनों से नीचे 12 साल बाद भी मेरे पैरों पे एक एक लाठी का हिसाब है, एक एक लाठी। घुटने से नीचे अगर मेरी उंगली चलेगी तो तमाम लचके खाएगी। आज भी वो लाठी दबी हुई है मेरी हड्डी दोनों पैरों की। तो डोजियर तैयार हुआ, सारी चीज़ डिटेल पूछी सबसे। उस डोजियर में जितने भी आदमी थे, सबसे आर्थिक स्थिति मेरी कमज़ोर थी, सबसे उम्र कम मेरी थी, सबसे पढ़ा लिखा मैं था, अनमैरिड भी मैं था। बहुत सारी उसमें वो सारी डिटेल भरी जाती है। उसके बाद वहाँ पे पीएससी भी कैंप किए हुई थी, उसमें 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 थाने में एक एक को हवालात से बाहर निकाला जाता है। उस हवालात के आज भी जो थाना भवन थाना है, उसके हवालात के गेट के सामने बिल्कुल एक पिलर है। मेरी आंखों के सामने वो दृश्य ऐसे ही चल रहा है जैसे वे निकाल रहे थे। और उस पिलर पे 2 पुलिस वालों ने तो आगे को हाथ खींचे, एक एक की, और सबकी पैंट भी और अंडरवियर भी नंगा नंगा करके पिटाई करी। पैंट उतार दी, पैंट यहाँ तक उतारी, वो पूरी नहीं निकाल ली। मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है जो किया। तो मैं सहम गया उस पिटाई को देख के। एक फट्टा था उनका, वो जो उसमें हैंडल टाइप का लगा हुआ था। तो पहला जो फट्टा लगा, मैं दूसरे को देख रहा था तो हल्का सा जो उसके हिप्स थे तो पानी आया। दूसरा लगा खून आना शुरू हुआ। तीसरा लगा तो उसकी चमड़स थी वो जो काला काला हुआ उस बॉडी पे। जब 100 200 250 उसके फट्टे लगे तो उसकी भी हालत खराब हुई, जो और भी पिट रहे थे। फिर नंबर मेरा भी आता है। तो मैं जब गया तो सारा स्टाफ इकट्ठा था, जिसकी जब तक सर्दी उतरी तब तक फट्टे बजाए। खून और मांस, मेरी जो पैंट थी वो पूरी भीग गई थी, ऊपर को पैंट भी नहीं पहन पाया था, लबालब कर दिया था। 3 महीने बाद आप कल्पना सोच कर देखो, जिस पे बैठा ना गा हो, जिसे वॉशरूम में 2 आदमी बच्चे की तरह ले गए हो, 3 महीने बाद जिसके हिप्स पे खाल आई हो, दवाई का लेप होता हो, उन्होंने क्या वो किया होगा। उसके बाद फिर एक पीएससी का गोल घेरा बना हुआ था और ऐसी हथकड़ी लगाई उन्होंने, ऐसी न लगाई कि सब नज़दीक है, कि डंडा एक के मारे जो जमीन में भी गिर जाए तो दूसरे को पीटने का मौका मिलेगा। ऐसी बड़ी बड़ी संकल सी उन्होंने बांधी थी। वो पीएससी का गोल कैंप था। जानवरों की पिटाई होती देखी थी ऐसे, कि जानवर का जैसे आदमी, बहुत सा आदमी जो गाँव में क्या करता है, देखता ही नहीं जानवर के मारने से पहले। शायद जानवर की भी ऐसी पिटाई नहीं नहीं होती देखी होगी। थी कभी। लाठी यहाँ लगी थी एक, मेरे आज भी याद है, ये पैर ऐसे कांप गया था मेरा, इस पे ऐसा लगा था कि खुल गया यहाँ से पैर, इतनी तेज लगी थी। उन्होंने ये नहीं देखा यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, पीठ में कहाँ लग रही है। जमीन में गिर के पब्लिक को बुला के, जो ई रिक्शा वाले अंदर बुला बुला के, सब दृश्य जमीन में गिर के पिटाई हुई थी। पूरी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जैसे मीडिया के सामने बोलने की बात करता था तो पीछे से ऐसे खींचते थे, पीछे बोलने नहीं देते थे कुछ भी। और जब वो कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमने इनसे ये माल बरामद किया, इनके पास से तमंचा मिला, और मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ, जो उन्होंने मेरे पे केस लगाया किसी भी हथियार पे, अगर उन्होंने उनकी फोरेंसिक लैब में जांच कराई जा, मेरा एक फिंगरप्रिंट तक नहीं मिलने का। जी। उन्होंने वे मुठभेड़ भी अपना आप कर ली, हथियार भी बरामद कर लिए और हथियार लगा भी दिए। तो जब उस पर एक उन्होंने कपड़े पे तमाम वे असला रख के अपनी वाहवाही लूटने के लिए पूरे फोटो खिंचवाए, तो बैठा बिंजार था। मेरे आज भी याद है कि एक पैर मेरा ऐसे था और एक ऐसे था, और पीछे तो खाल थी नहीं। फिर उसके बाद रोटी आती है। रोटी कहाँ खाई जा रही थी जब जख्म हो रहा था। फिर पिटाई करी, खाओ।
फिर एक मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया, और वही सूर्यपाल जी हमारे साथ गए जिसने एक रात पहले खोदे मारे, पूरी रात लाइट मारी आंखों पे। और एक इस केस के आईओ, इन दो आदमी ने, पिटाई तो सबने करी, लेकिन इन दो आदमी ने सबसे ज्यादा जख्म 4 नवंबर को दिया मेरी बॉडी को जी। हॉस्पिटल ले गए। जिस डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं, जीवन दाता मानते हैं, मेरे आज भी उस हॉस्पिटल में बिल्कुल जैसे ही उसमें वैन वैन हमें प्राइवेट वैन में ले गए थे, पुलिस की वैन में ले गए थे, हॉस्पिटल तक ले गए। तो जो लाइन लगी हुई थी मरीजों की बाहर, डॉक्टर साहब के अंदर, में अंदर को ही ले गए। डॉक्टर साहब देख रहे थे हमारी हालत, और एक लाल रंग की कुर्सी थी। आपने कभी डॉक्टर के सामने पिटाई होती नहीं देखी होगी। उस केस का आईओ सूर्यपाल जी, बाकी पुलिस वाले बाहर खड़े थे। लाल रंग की कुर्सी पर जैसे उन्होंने एक लाठी इतनी तेज आई थी, मेरे आज भी याद है, मैं पीछे उठा तो कुर्सी टूट गई थी डॉक्टर के सामने। अच्छा। पिटाई ये उस हॉस्पिटल में, जो मैं बता रहा, डॉक्टर के सामने ये चीज हो रही थी कि ये कान ऐसे और ऐसे मसलते थे वो कान, वो जो आईओ साहब है और वो जो सूर्यपाल जी, और गाली गंदी गंदी जमीन में गिरा दिया डॉक्टर साहब के सामने, पूरी पिटाई करी, कुछ खून नहीं से, बोला डॉक्टर साहब ने? खून से लथपथ, और मुस्कुरा के कह रहे डॉक्टर साहब रिपोर्ट तैयार कर दो। डॉक्टर साहब लिख रहे ही इज फिट, जिसे भगवान मानते हैं, जिसे जीवन दाता मानते हैं, जिनमें एक आदमी जब सारी अपनी आस खो देता है तब डॉक्टर को अपना जीवन समर्पित कर देता है। और ऐसा मैं तो एक मानता हूँ कि मैं तो बोल दिया उस चीज़ के सामने। बहुत से तो बोल भी नहीं पाते कि डॉक्टर के सामने ये हुआ या हमारे साथ ये जायजती हुई। उसके बाद फिर वे न्यायालय की ओर, मान्य न्यायालय की ओर, मुजफ्फरनगर मान्य न्यायालय के सामने पेश उन्हें हमें करना था। उस गाड़ी में बैठाया गया और जेल के गेट तक लाठी लगी। उस गाड़ी में भी मुजफ्फरनगर तक पीटते ले गए, थप्पड़ मार रहे हैं। और वो ऐसा थप्पड़ आता था उनका, ये थप्पड़ चाटा आता था उनका, हमें ये नहीं पता था वो कब और किस साइड से आएगा। जैसे ढीले से भाव से शरीर में बट्टे तो एकदम से पीछे से आता था, एकदम से ऐसे चूंटते थे। न्यायालय के सामने भी ले गए। अब उन्होंने ऐसे टाइम पे न्यायालय में हमें पेश किया क्योंकि शरीर पूरा खून से लथपथ था, पैरों से चल नहीं पा रहे थे। मुझे नहीं पता कि मैं वहां तक कैसे पहुंचा। पेशकार साहब से बात करी आईओ साहब ने, और उस कटघरे में सबको ऐसे खड़ा कर दिया कि पुलिस वालों ने सबको कवर कर दिया कि ताकि माननीय न्यायाधीश महोदय आए और उनका फेस दिखे, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। और फिर उन्होंने ऐसे एक एक के हाथ उठवाए, और फिर जैसे सुनने के बाद जज साहब तो अपने विश्राम कक्ष में गए। उसके बाद उस केबिन से निकाला जाने के बाद जज साहब और वो जो पेशकार साहब थे, साइन तो साहब ने कर दिए थे तभी, तो फिर उसके बाद इशारा किया उन्होंने पेशकार साहब ने कि निकाल लो। तब मतलब उनकी हिम्मत ही नहीं हुई हटने की, जब तक माननीय न्यायाधीश महोदय बैठे रहे कि इन्हें तुम आगे सट जाओ और इन्हें निकाल कर लेकर चले, कभी अदालत को ये मालूम हो जाए कि इनकी इतनी पिटाई हुई है। तो फिर उसके बाद ले हमें मुजफ्फरनगर न्यायालय से जेल की दूरी 1.5-2 किलोमीटर है, गाड़ी में नहीं ले जाया गया, पैदल जुलूस निकालते हुए। पीछे डंडा लग रहा था, जेल के गेट तक डंडा लगा। अब वो जब वहाँ जाकर वो दृश्य देखा, इतने बड़े अक्षर में जिला कारागार मुजफ्फरनगर, वो बहुत पीड़ादायक था। वो ऐसा था कि क्या सोचा, किस्मत ने कहाँ ला के खड़ा कर दिया। क्या चल रहा था दिमाग में उस समय? बहुत अजीब चल रहा था कि सब तहस नहस हो गया। जहाँ जवान बनना था जेल में आ गई, ये नौबत आ गई। ऐसे परिवार से ऐसे संस्कार नहीं थे कि मैं जेल जाता। आज भी मन में कोई कितने भी आदमी हो, किसी का कभी बुरा नहीं किया। एक थप्पड़, सबके चेहरे सामने आ रहे थे, मम्मी के, पापा के, सबके पूरे चेहरे आ रहे परिवार थे, के। पूरे सबके लेकिन इस मुसीबत ने सिखाया बहुत कुछ। बहुत ही कम लोग होते हैं जो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, और जो साथ देते हैं तो वे भगवान होते हैं जी। वो पढ़ा तो आंसू आए मेरी आंख में जिला कारागार मुजफ्फरनगर देख के, जब उस गेट में झुक कर एंट्री करी। और झुक कर सिर्फ मैं एंट्री नहीं करती, मेरे सपनों ने भी एंट्री करती वहाँ। एक होता है ना कि आदमी जेल नहीं जाता, आदमी के सपने भी जेल जाते हैं। जी। एक तरह से ऐसा जीवन महसूस कर रहा था कि शायद अब यही सच है, इसे स्वीकार करना होगा, यहीं रहना पड़ेगा। पहले दिन जब बैठाया तो जो मेडिकल रिपोर्ट देख रहे थे जेल स्टाफ, उन तो जेल को बुलाया गया, उसमें लिखा था इज फिट, लेकिन मेरी हालत मरनासन थी, मरने वाला था कुछ इस समय बाद। आपका उस दिन इंसानियत से भी शायद विश्वास उठ गया होगा। सब कुछ
कि डॉक्टर जिसको जीवन दाता बोला जाता है, शायद उसने भी अपनी इंसानियत बेच दी। शायद वे इंसानियत निभाते तो वो मेडिकल रिपोर्ट कुछ और जी बोलती। जी। तो उसके बाद जेलर साहब आए, उन्होंने कहा, वे दाखिल करने के बाद में जेल से जल्दी निकलने लगे पुलिस वाले। तो जेलर साहब ने कहा रुकिए, क्योंकि जेल प्रशासन की जिम्मेदारी थी, सुपुर्द कर दिए थे उन्होंने। जी मेरी डेथ होती तो जेल प्रशासन जिम्मेदार होता। तो जेलर साहब ने कहा आप कहाँ जा रहे हो, ये तो मरने वाला कुछ ही घंटे बाद, हमारे ऊपर क्यों इसका, अपने ऊपर कोई वो नहीं लेना चाहता आरोप, जी। इसकी दोबारा डॉक्टरी होगी, दोबारा डॉक्टरी होगी इसकी। तो फिर जेल के डॉक्टर आए और उन्होंने डॉक्टरी करी, सारे कपड़े निकाल कर, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ मेरे जख्म ना हो। और एक रिपोर्ट वो थी जो बिल्कुल मुझे ठीक ठीक दर्शा रही थी। तो जेल के रिकॉर्ड में मैं एक आम बंदी की तरह बैरिक में एंट्री नहीं हुई मेरी। 4 नवंबर 2011 को मुझे सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया। जी और हॉस्पिटल भी 2 आदमी मेरे याद है, एक दो ने हाथ पैसे रख रखे थे, क्योंकि मेरे हिप से खून बह रहा था, पैरों से मैं चल नहीं पा रहा था। कुछ ही घंटे पहले वो टॉर्चर जो आज भी हड्डियाँ दबी हुई है, वो सब ज़मीन में गिर के पिटाई हुई है, यहाँ लगे हुए थे, चल नहीं पा रहा था। वो जो कानों पर करंट दिया था, उनसे मेरी याददाश्त से खोई हुई थी। एक तरह से आप ये मानो कि शरीर में सांस चल रही थी, बाकी कुछ नहीं था। उस हॉस्पिटल का वो बेड था, तो उस पर मैं उल्टा लेटा दिया वहाँ जाकर। तभी कुछ डॉक्टर साहब आए, उन्होंने दवाई दी, कुछ इंजेक्शन लगाया मेरे। कुछ जो वहाँ पे थे परिचित तो मेरे नहीं थे वे कोई भी, कुछ इंसानियत कह लो या वो कह लो कि मेरे लिए दूध लाए हल्दी का, जी। कि ये दूध पिलाओ से बच्चे को, कभी ये मर जाए, वो ये सब चीज़ें हुई। 2 ढाई महीने मुझे अपने आप को थोड़ा सा ठीक होने में लगे। तो जैसे 4 नवंबर को मैं जेल भेजा, तो 5-6 की छुट्टी थी जेल की मुलाकात की, क्योंकि उस दिन 2011 में ईद थी। और ईद के बाद मेरी पहली मुलाकात जेल में जो आई, वो 7 नवंबर को आई थी। जी 7 नवंबर 2011 को मेरे पिता, हम तो कभी किसी से मुलाकात भी करने नहीं गए थे जेल में। जी। अब उस पिता के लिए कितना कठिन था, जेल में कैसे जाया जाता है, कैसे मिला जाता है, पूछते पूछते बेचारे पता नहीं किस टाइम के लाइन में लग रहे हो गए। एक थैले में कुछ कपड़े थे, आंखों में आंसू थी, उस बैग में ट्यूब थी, कुछ उन्हें ये पता था क्या हुआ होगा उसके साथ। तो मुझे कुछ जो बुजुर्ग थे जेल में, उन्होंने समझाया था कि अपने पिता के सामने रोना मत, तो 5 मिनट रोएगा तो ये पूरा दिन रोएगा घर क्योंकि जा। अपने से ज्यादा बुरा पेरेंट्स का लग रहा होता है। तो मुझे उन्होंने ऐसे ले जाके एक ऐसी चादर बिछी हुई थी जहाँ मुलाकात होता था, वहाँ ले जाकर बैठा दिया। मैं बड़ी हिम्मत से बैठा रहा कि मैं अपने जख्म ना दिखाऊं, लेकिन वो सूजन कैसे मिटाता हाथों की, ये जो चेहरे पे निशान थे ये कैसे मिटाता, ये जो आंख में निशान दिख रहा है, आपको एक चीज़ बताना भूल गया मैं, दिख रहा है, जी ये पीछे से ऐसे आते थे, ये आंख भी ऐसे दबा देते थे बड़ी तेजी से। तो उन्हें मेरा वो लोअर भीगा हुआ दिखाई दिया ब्लड में, जिस पे मैं बैठ नहीं पा रहा था। मैं कभी ऐसे हाथ का सहारा ले रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो उन्होंने मेरे पिता, एक पिता होते हैं, उन्होंने मेरा लोअर निकाला और रोने लगे। और उनके ये लफ्ज़ थे, अकमित तुझे कहाँ भगवान ने ला के बैठा दिया। उन्होंने उस थैले से 3 ट्यूब भी निकाल ली कि इनकी मालिश करना, हो जाएगा ठीक। मैंने कहा ठीक है, मैं रोया नहीं, मजबूत रखा। और जब 15-20 मिनट बाद वे मिलने के बाद उस भीड़ से उठ कर चले, मैं बच्चों की तरह ऐसे देख रहा था गेट से, जैसे गेट से जब तक वे दिखना बंद नहीं हुए थे। उसके बाद सबके सामने मैं रोया नहीं जेल में। मैं वॉशरूम में गया जेल में रात को, जितना मुझे रोना था मैं खूब रोया। और वही लफ्ज़ याद करके रो रहा था कि किस्मत ने कहाँ बैठा दिया। जेल में भी बहुत कम बोलता था शुरू में। उसके बाद शुरुआत में मैं उन्हीं लोगों के बीच में मुझे एंट्री दी गई जो उस गांव के थे, जिन्होंने घटनाएं की थी। वो पूरा दिन ऐसी बात करते थे आपराधिक। तो मैं जेलर साहब को कहा एक दिन, मैं कहा जी आप मुझे दूसरी बैरिक में भेज दो। मैं दूसरी बैरिक में ट्रांसफ़र कर दिया और 2 साल से ज़्यादा का समय मेरा उसी बैरिक में बीता, दूसरी बैरिक में, जहाँ मुझे कुछ अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने गाइडेंस दिया। कि एक दिन मैं रो रहा था कि ख़त्म हो गया सब कुछ,
तो जो उम्मीद की किरण जगी, मैं लोगों को देखता था, कोई छोटे छोटे चार्ज में, कोई किसी के कपड़े धो रहा है, किसी को अपने पिता से मिलने की आस रहती है, धन के अभाव में आ नहीं पाते, तो सब दर्द फील कर रहा था अपनी पीड़ा के साथ साथ औरों का भी। तो एक सज्जन थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि जब तक तुम सोच रहे हो तब तक ही ख़त्म है, आप कभी भी। मैंने कहा पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, तो मेरे मन में जेल से ही ख्याल आया था कि बाहर जाकर मुझे वकील बनना है। टूटे हुए सपने के साथ उस दिन रात को मैं रोया था, वे सब याद करके। वो मुलाकात वाला दृश्य तैर रहा था, जैसे कोई मिलने आया, कितना अच्छा लग रहा था। और वे रो भी रहे थे, काफ़ी मजबूर भी थे। फिर मैं उनके सब याद करके अब उस वॉशरूम में जाकर बहुत रोया, आके बैठ गया। तो मैं वहाँ पे जेल में जो देखता था आसपास अपने सब गतिविधियाँ सब, जेल एक ऐसी चीज़ है ना आपको ना अच्छा सुनने को मिलता ना अच्छी बात करने को मिलती। जी। कि मैं खामोश रहता था। गांधी जी के जो जैसे नियम, मैं आंखों से सब देखता था, मुंह से नहीं बोलता था कुछ भी। तो शुरुआत में नहीं बोल पाया मैं कुछ भी, लेकिन एक दो बुजुर्ग आदमी ऐसे मिले। एक एक मेरे जेल का वाक़या याद आ रहा है। मुझे जेल में तमाम गैंग ने न्योते दिए अपने, कि हमारी गैंग में आ जाओ, हमारी गैंग में आ जाओ। बड़े बड़े अपराधियों ने न्योते। जी। अब उस टाइम पे अपना आप को संभालना और उस चीज़ से बचना और उस उम्र में डिसीजन लेना बहुत ही कठिन काम था, वो भी जेल में। जी। तो जैसे उन्होंने मुझे गैंग में अपने अपने न्योता दिया जी। कि हमारे गैंग में आओ, हम तुम्हारे लिए सब काम करेंगे, तुम्हारी बाहर जाने की व्यवस्था करेंगे, हमारे साथ जीना, इतने पैसे मिलेंगे, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। मैंने एक चीज़ महसूस करी 2.5 साल में, जो शायद आपको अपना अंदर का अनुभव भी मैं शेयर कर रहा हूँ। दुनिया का कोई कितना भी बड़ा ख़राब आदमी हो, किसी को लूट के, किसी को खसोट के, किसी से रंगदारी मांग के, किसी की हत्या करके, वो बाहर से तो चमकीला रह सके, लेकिन रात को जब वे सोते थे ये नहीं पता था कि किस कंबल से रोने की आवाज़ आ रही है। सुकून नहीं था। शाम को न भी अपने बच्चों की याद आवे थी। तो दुनिया का कितना ही खराब आदमी हो, पैसे तो कमा सके लेकिन सुकून नहीं ला सकता। जी। तो ऐसी लाइफ मुझे नहीं जीनी थी, ना मेरे ऐसी नेचर थी, ना मेरे ऐसे संस्कार थे। जी। बहुत लोगों ने ऑफर किया लेकिन नहीं। हम्म। और फिर एक आदमी ने मुझे कहा, एक अपराधी ने मुझे कहा कि मेरे गैंग में आ जा, तू बाहर जाके क्या करेगा। मैंने जी। कहा मैं तो वही काम करूँगा जो मतलब वही उसी उसमें बोला, मैं तो पढ़ाई करूँगा जब बाहर जाकर, और भी कुछ काम करना क्या। मैंने ऐसे ही बोला। कह रहे चल पागल। तो एक बुजुर्ग ने भी बात सुनी वहाँ पे। जी। उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे एक बात बताई थी कि बेटे जेल है, हम्म। यहाँ जो कोई जो भी सुनना चाहता है उसे वही बात सुना। जी। वो कौन थे बुजुर्ग? वे किसी फैमिली मैटर में बंद थे, बड़े एजिड थे। अच्छा। हाँ, पारिवारिक मैटर में, जैसे दहेज में के मुकदमे में जी। नाम लिखवा दिया जाता है किसी का, तो दहेज हत्या का एक केस था, जी। उसमें भी बंद थे। कह रहे कि ये जेल है। मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मैंने अपने जीवन का अरसा देखा हुआ है जी। और काफ़ी वर्षों से मैं यहाँ बंद हूँ। ये जेल है, इसमें जो कोई जो सुनना चाहता है उसे वो सुना। यहाँ ऐसा समाज नहीं है कि तुझे उन्हें साबित करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ इतने अच्छे लोग नहीं कि तू नहीं बताएगा कि नहीं नहीं मैं अच्छा हूँ। जो करना अपने मन में दिल में रख। जी। तो एक दिन ऐसे ही रो रहा था, फिर मगर सब कुछ ख़त्म हो गया, कहाँ तो इस देश का जवान बनना था। फिर जब तक तू सोच रहा है तब तक ख़त्म है। मैं जानबूझ के पागल भी बनकर आ जेल में, जैसे मेरे दिमाग डिस्टर्ब हो गया हो कुछ। अच्छा। हाँ तो मतलब आप साइको ड्रामा करते थे हाँ, कि मतलब मैं पागल हूँ। पागल हुई ये लोग, मुझे ये ना बोले कि मेरे गैंग में आ जाओ। अच्छा। हाँ, तो मैं जैसे कुछ लोग पेशेवर जो मुजरिम थे, पेशेवर अपराधी थे, वे जेल में आना जाना उनका लगा रहता था कि मैं तो 2 साल 4 महीने 16 दिन रहा, उस बीच में 3-4 बार आ चुके थे। तो ऐसा आप क्या करते थे कि उनको ऐसा फील हो कि ये तो पागल वे है? मेरे से ये बोलते थे कि हाँ भाई अमित, तुम अब तक छूट कर नहीं गए। हम्म। मैं ये कहता था कौन भाई, मैं पहचाना नहीं। तो दूसरा ये बोलता था बे इससे बात मत कर, हम्म। इसके इसके तार अट गए। तो जेल की भाषा होती है तार अटना, यानी दिमाग डिस्टर्ब। मेंटल हो जाना। हाँ, हम्म। इससे बात मत कर। हम्म। तो मैं वही तो चाहता था मेरे से बात ना करे। हम्म। वो मुझे ऐसा भी करना पड़ा। अगर किसी ने पागल समझा, कोई मुझे पागल कह रहा तो मैं सुन लिया। हम्म। मैं अपने आप को ये क्यों कहूँ कि मैं सही हूँ। हम्म। मुझे उनसे रिश्ते नहीं वे जोड़ने थे, हम्म। किसी भी आदमी से रिश्ते नहीं जोड़े। बहुत लोगों ने कहा, एक आदमी ऐसा भी मिला जब मैं रिहा होकर वहाँ से चला, हम्म। कि तुझे कभी पढ़ाई की आवश्यकता पड़े हम्म। तो मुझे बता देना, मैं किसी भी कॉलेज में फ़ोन कर दूंगा, तेरी फीस भी सब माफ़ हो जाएगी। अच्छा। लेकिन मन में मेरे वहीं एक थॉट्स आया कि अगर इसकी एक बार मैंने मदद ली
इसके आदमी कल को कोई गलत काम करके आएंगे, मर्डर करके आएंगे किसी का, मैं उन्हें किस मुंह से मना करूँगा। तो उन्हें यही मुंह के मुंह पे ही मना कर दी थी कि आपने कहा उसका धन्यवाद, बाकी मैं कर लूँगा। जी। तो मैंने किसी से मतलब रखा ना, उन रिश्तों को मैं जो है अपने जीवन में पना दी, उन रिश्तों को वहीं फेंक के आया था जब उस जेल से निकला था। ये चीज़ें रही ये जी। शायद आपके सर अच्छे संस्कार होंगे जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिए, और उस समय आपकी सद्बुद्धि ने भी काम किया। सब ईश्वर का चमत्कार सब है। ईश्वर का चमत्कार है। जी। उसने दुख दिया था तो दुख के साथ साथ मरहम भी मेरे साथ चल रहा था। जी। कहीं से मैं खारिज हो रहा था, कोई स्वीकार कर रहा था। जी। उस बीच में जैसे कहते हैं ना कि जब बात बिगड़ जाए तो क्या क्या कहती है दुनिया, जी। और जब बात बन जाए तो क्या क्या नहीं कहती है दुनिया। तो एक दिन ऐसे ही रो रहा था, फिर मगर सब कुछ ख़त्म हो गया, कहाँ तो इस देश का जवान बनना था। फिर जब तक तू सोच रहा है तब तक ख़त्म है। तो फिर मुझे मन में विचार आया कि अमित ख़त्म नहीं हुआ, अमित शुरू ही अब होगा। शुरू होगा। जी। अमित ख़त्म नहीं हुआ, अमित शुरू ही अब होगा। तो मेरे पिता आते हैं अगली मुलाकात में, बड़े कॉन्फिडेंस से लबरेज होकर उस मुलाकात आते हैं, बैठते रहता हूँ। मैंने कहा अपने पिता से मुझे पढ़ना है, मेरी जो बीए का फाइनल ईयर छूटा हुआ है, मुझे पढ़ना है। तो ये मेरे पिता ने एक लफ्ज़ बोले थे, आज भी मैं उनकी इस बात को ना दोहराता हूँ। जी। उन्होंने परिस्थिति पूर्वक बोले थे वे शब्द, कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उसका बेटा आगे न बढ़े। मैंने कहा मुझे पढ़ना है, तो मेरे पिता ने कहा था कि तो अपने आप को 12वीं पास ही समझ ले, 12th पास ही समझ ले, क्योंकि बीए तो अधूरी रह गई यार, अब पता नहीं यहाँ से जा पाएगा नहीं जा पाएगा, कब निकलेगा कुछ नहीं पता। तो सौभाग्य से ईश्वर ने वो मौका दिया, 3 साल की डिग्री हम 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। 2 साल मेरे और थे, 3 साल में जेल में आते ही जो मेरी कलम और जो मेरी शिक्षा अधूरी थी, और सौभाग्य से जेल में जहाँ मेरा जगह था, स्थान था, जहाँ मैं लेटता था, एक बैरिक में मंदिर होता है, वो मंदिर में मेरा स्थान था। तो 2 ढाई साल अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके रखा कि सुख आया तो उसे भी झेल रहा था, दुख आया तो उसे भी झेल रहा। तो वहाँ से ईश्वर का आशीर्वाद लेकर, और एक नेचर और भी रही, एक वहाँ का पात्र बताऊँ, एक दो वहाँ पे पार्टी थी जिनकी आपस में बहुत पुरानी रंजिश थी, जिनके दोनों ओर से कहीं कहीं आदमी के मर्डर हुए हुए थे। अच्छा। तो जब मेरी रिहाई हुई तो इत्तेफाक से मुझे भी दोनों पार्टी छोड़ने आई। अच्छा। हाँ, वो वाली भी, उनकी गांव में ज़मीनी रंजिश थी कुछ, और वो वाली भी, दोनों पार्टी। तो जेलर साहब बोले कि आज ऐसा कौन आदमी छूटा है जिसे दोनों पार्टी छोड़ने आए, जिनकी आपस में बाहर सामाजिक स्तर से फैसले नहीं हो पाए, जिनके राजनीतिक स्तर पर फैसले नहीं हो पाए, जिनके आपस में कहीं कहीं हत्याएं हो रही है, जो एक दूसरे को देख के सामने टिक नहीं पाते, इस बच्चे को दोनों आदमी छोड़ने क्या आए। डेट थी सर उस दिन? वो डेट थी 14 मार्च 2014 का दिन था, अच्छा। और शायद मेरी स्मृति के मुताबिक उस दिन होली का दिन था। जी। जी। तो उन्होंने दोनों ओर से आवाज़ आई कि ये बच्चा अच्छा है, हम भी परिवार वाले हैं, और जितना कुछ इसने झेला, तो हमने इसमें एक बच्चा देखा, एक अपराधी नहीं देखा। जी। तो अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। तो कहते हैं ना कि जिसकी जैसी नेचर हो वहीं जाकर बैठ जाता है। एब्सोल्युटली। जेल में जिसे नशा करना हो नशे वाले को ढूंढेगा, जिसे बाहर अपराध करना हो बड़े से बड़े अपराधी के पास 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 जाने में अपना जी। वो समझेगा। और जिसे कुछ जो बेचारा हमसे वाल जो पहली बार जेल गए, जिसने कुछ कर नहीं रखा, वो तो अपना टाइम काटेगा कि वहाँ से कब निकलना, कब अपना आप को साबित करना। जी। तो ये 2.5 साल में वही चलती रही। मन में किसी को नहीं बताया कि बाहर जाकर क्या करूँगा वो करूँगा। जब बाहर निकला तो बहुत कुछ सीखने को मिला। असली संघर्ष तो बाहर आकर हुआ। जेल तो 18 से 21 साल का वो टॉर्चर होने के बाद वो जेल में चल रहा था सब कुछ। कोई मिलने आ गया, कोई ये कहता था कि ये कुछ नहीं है, जीरो है, ख़त्म हो गया। कोई कहता था कि जैसे मैं बाहर आया और मैं पढ़ने लगा तो मेरा उपास भी बनाया गया कि अब ये पढ़ कर दिखाएगा गुंडा, 2 रोटी तो इसे कोई भी दे देगा, कहीं भी मजदूरी कर ले। ये चीज़ें मुझे सुनने को खूब मिली मेरे आसपास गाँव में। तो जब मैं 14 मार्च 2014 को रिहा होकर आया, मैं अपने गांव में 1 या 2 महीने रह पाया, क्योंकि मुझे देख के गांव में गेट बंद करने लगे थे लोग। जी। 21 में कोई लोहे का आदमी था, मेरे अंदर भी मुझे वो चीज़ बचपना मासूमियत वो छीन ही ली थी उन्होंने। फिर दोबारा से वापसी परिवार में मौका मिला और नाउम्मीद ज़िंदगी को मिला। जी। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी कि सब ने अपने बच्चों को भी पास खड़ा होने से रोकने लगे। एक दिन मैं बाज़ार में गया, जूस पिया तो उसने पैसे ना लिए, बड़ी अजीब सी समस्या हुई। मैंने कहा आप पैसे क्यों नहीं लेते? नहीं नहीं मैं नहीं लेता। तो मैं कहा मैं जूस नहीं पीने का तुम्हारा। तो 20 रुपये दे दिए उन्हें। मेरे पिता से जो बड़ी उम्र के थे वे मुझे नमस्ते करने लगे, मैं रोक लिए वे। तो आपको मैं बाहर आया वो अच्छा नहीं लग रहा है, या मैंने ऐसा कौन सा पदक जीता
जो तुम मुझे नमस्ते कर रहे हो, यही सब थे जो वो मेरे। हम्म, कह रहे नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर आप बदमाश को आइडियल मानते हो अपना, यही बात बोल रहे। आप जो समझ रहे हो वो मैं हूँ नहीं। मतलब ये सब आपसे दूर भागने हाँ, लगे दूर थे। भागने लगे, कोई जी। दहशत में। तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो मन को कचोट रही थी, तो वो घर के साथ साथ अपना परदेश ही छोड़ दिया।